ओम ओम ओम। आज हम मध्यकालीन भारत का नोट्स देखेंगे जिसमें आज का ये लगभग मेरा छठा वीडियो है। ठीक है, छठा वीडियो है मध्यकालीन भारत का, जिसमें हम लेक्चर नंबर 16 से लेकर 18 तक के तथ्यों को देखेंगे और ये सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है, और पूरा को देखिए, ठीक है। मध्यकालीन भारत का लगभग ये मेरा छठा वीडियो है जो कि सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और लेक्चर नंबर 16 से लेकर 18 तक के तथ्यों को देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे। पांडय अभियान 1311 में तमिलनाडु के मदुरै पर था। मदुरै में दो भाइयों के मध्य आपस में ही युद्ध चल रहा था उत्तराधिकार के लिए। दो भाई थे, सुंदर पांड्या और वीर पांड्या। सुंदर पांड्या ने अलाउद्दीन से सहायता मांगा और कहा कि वीर पांड्या की हत्या करवा दीजिए। मालिक कफूर ने वीर पांड्या को नहीं पकड़ पाया। अलाउद्दीन का एकमात्र अभियान जिसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया गया वह था पांड्य अभियान। पांड्य अभियान 1311 में तमिलनाडु के मदुरै पर था। मदुरै में दो भाइयों के मध्य आपस में ही युद्ध चल रहा था उत्तराधिकार के लिए। दो भाई थे, सुंदर पांड्या और वीर पांड्या। सुंदर पांड्या ने अलाउद्दीन से सहायता मांगा और कहा कि वीर पांड्या की हत्या करवा दीजिए। मलिक काफूर ने वीर पांड्या को नहीं पकड़ पाया। अलाउद्दीन का एकमात्र अभियान जिसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया गया वह था पांड्य अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाए गए प्रमुख विभाग दीवान ए आरिज विभाग, ये सैन्य विभाग था जिसके प्रधान आरिज ए मुमालिक थे। इसके अंतर्गत सैन्य भर्ती, सैन्य निरीक्षण, सैन्य प्रशासन, सैन्य वेतन एवं पेंशन आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए आरिज विभाग बनाया। ये सैन्य विभाग था जिसकी प्रधान आरिज ए मुमालिक थे। इसके अंतर्गत सैन्य भर्ती, सैन्य निरीक्षण, सैन्य प्रशासन, सैन्य वेतन एवं पेंशन आते हैं। उसके बाद दीवान ए रसालत बनाया। दीवान ए रसालत ये विदेश विभाग थे। दीवान ए रसालत विदेश विभाग थे। इसके प्रधान अलाउद्दीन थे। दीवान ए रसालत के प्रधान अलाउद्दीन थे। विदेशों से होने वाले व्यापार संबंधी मामला देखता था। दीवान ए रसालत के अंतर्गत विदेशों से होने वाले व्यापार संबंधी मामला देखता था। दीवान ए इंसा शाही सचिवालय एवं पत्राचार विभाग था। दीवान इंसा शाही सचिवालय एवं पत्राचार विभाग था। दीवान इंसा के प्रधान दबीर कहलाते थे। दीवान इंसा के प्रधान दबीर कहलाते थे। दीवान ए रियासत व्यापार एवं वाणिज्य विभाग था। इसका प्रधान अलाउद्दीन खिलजी था। इसका कार्य बाजार के व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करना था। दीवान ए रियासत व्यापार एवं वाणिज्य विभाग था। दीवान ए रियासत के प्रधान अलाउद्दीन खिलजी थे। दीवान ए रियासत का कार्य है बाजार के व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करना। दीवान ए विजारत वित्त विभाग था। दीवान ए विजारत वित्त विभाग था। दीवान ए विजारत से वित्त संबंधी मामला देखा जाता था। दीवान ए विजारत से वित्त संबंधी मामला देखा जाता था। दीवान ए विजारत का प्रधान अलाउद्दीन खिलजी था। दीवान ए विजारत का प्रधान अलाउद्दीन खिलजी था। दीवान ए मुस्ताखराज राजस्व विभाग राजस्व टैक्स से संबंधी मामला देखता था। इसका प्रधान सूबेदार होता था। दीवान ए मुस्ताखराज का प्रधान सूबेदार होता था। इसका राजस्व विभाग राजस्व टैक्स संबंधी मामला देखता था। दीवान मुस्ताखराज दीवान राजस्व विभाग या राजस्व टैक्स संबंधी मामला देखता था। इसका प्रधान सूबेदार होता था। अलाउद्दीन खिलजी संबंधी कुछ तथ्यात्मक प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी संबंधी कुछ तथ्यात्मक प्रश्न। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल के दौरान गुजरात, मुल्तान पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान, बदायूं यूपी, समाना पंजाब, उज्जैन एमपी, धार एमपी, मालवा एमपी, मेरठ यूपी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, अवध यूपी, कदमानिकपुर यूपी, चंदेरी एमपी पर अधिकार किया। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल के दौरान गुजरात, मुल्तान पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान, बदायूं यूपी, समाना पंजाब, उज्जैन एमपी, धार एमपी, मालवा एमपी, मेरठ यूपी में है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, अवध यूपी में है, कदमानिकपुर यूपी में है, चंदेरी एमपी में है पर अधिकार किया। दिल्ली में अस्थायी सेना का नींव सबसे पहले रखा अलाउद्दीन ने। दिल्ली में अस्थायी सेना का नींव सबसे पहले रखा अलाउद्दीन ने। दिल्ली में छोरा घोड़ा दागने की प्रथा एवं सैनिकों की
हुलिया बदलने की प्रथा शुरुआत की अलाउद्दीन ने। दिल्ली में घोड़ा दागने की प्रथा एवं सैनिकों की हुलिया बदलने की प्रथा शुरुआत की अलाउद्दीन ने। दिल्ली में कम तौलने पर व्यापारियों के शरीर से मांस कटवाना शुरू किया अलाउद्दीन ने। दिल्ली में कम तौलने पर व्यापारियों के शरीर से मांस कटवाना शुरू किया अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन ने दिल्ली में सेना को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की एवं बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। एके ने। अलाउद्दीन ने दिल्ली में सेना को नगद वेतन देने की प्रथा शुरुआत की एवं बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। एके ने। अलाउद्दीन के समय प्रमुख भूमि इक्ता भूमि की मालिक इक़्तिदार होता था। अलाउद्दीन के समय की प्रमुख भूमि इक्ता भूमि की मालिक इक़्तिदार होता था। खालसा भूमि जिस पर प्रत्यक्ष सरकार एके का नियंत्रण होता था। खालसा भूमि जिस पर प्रत्यक्ष सरकार एके का नियंत्रण होता था। उर्स भूमि का मालिक तुर्की मुसलमान होता था। उर्स भूमि का मालिक तुर्की मुसलमान होता था। इनाम एवं वक्फ भूमि ये कर मुक्त भूमि दिल्ली में था। इनाम एवं वक्फ भूमि ये कर मुक्त भूमि दिल्ली में था। अलाउद्दीन के समय टैक्स कितने प्रकार के थे? अलाउद्दीन के समय टैक्स कितने प्रकार के थे? जजिया टैक्स गैर मुसलमानों से लिया जिसका दर फिक्स नहीं था। जजिया टैक्स गैर मुसलमानों से लिया जिसका दर फिक्स नहीं था। ज़कात कर धार्मिक कर था जो धनी मुसलमानों से लिया कुल आय का 1/40वां भाग था। ज़कात कर धार्मिक कर था जो धनी मुसलमानों से लिया कुल आय का 1/40 भाग था। एके ने लिया। खराज कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था जो कुल आय का 50% लिया जाता था एके द्वारा। खराज कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था जो कुल आय का 50% लिया जाता था एके द्वारा। उर्स कर मुस्लिमों से लिया जाता था कुल आय का 10%। उर्स कर मुस्लिमों से लिया जाता था कुल आय का 10%। खम्स कर सेनापतियों द्वारा लूटा गया माल से राजा का हिस्सा 80% था। खम्स कर सेनापतियों द्वारा लूटा गया माल से राजा का जिसका हिस्सा 80% था। घड़ी कर दिल्ली में 5 तला से ऊपर मकान बनाने वाले से लिया गया। छड़ी कर दिल्ली में 5 तला से ऊपर मकान बनाने वालों से लिया गया कर है। चोरी कर है दुधारू पशु से लिया गया कर है। चोरी कर दुधारू पशु से लिया गया कर है। अलाउद्दीन ने अपने दरबार में 46 साहित्यकारों को शरण दिया। इनमें प्रमुख दरबारी कवि है अमीर हसन। अमीर खुसरो था। अमीर हसन को भारत का सभी का सादी कहा जाता है। दरबारी कवि के पद पर अमीर खुसरो सबसे पहले बैठे। अलाउद्दीन ने अपने दरबार में 46 साहित्यकार को शरण दिया। इनमें प्रमुख दरबारी कवि है अमीर हसन एवं अमीर खुसरो था। अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। दरबारी कवि के पद पर अमीर खुसरो सबसे पहले बैठे। अलाउद्दीन ने दिल्ली में निर्माण करवाया सिटी का किला, 1000 खंबा महल, जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा एवं 1000 सितून महल का। अलाउद्दीन ने दिल्ली में निर्माण करवाया सिटी का किला, 1000 खंबा महल, जमयत खाना मस्जिद का, अलाई दरवाज़ा एवं 1000 सितून महल का। अलाई दरवाज़ा को कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा को कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में यूपी के एटा ज़िले के पटियाली में हुआ। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में यूपी के एटा जिला के पटियाली में हुआ। अमीर खुसरो ने ही दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा, अर्थात बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के शासन को। अमीर खुसरो ने ही दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा, अर्थात बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के शासन को देखा। अमीर खुसरो को तृतीय हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को तृतीय हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को भारत में गज़ल एवं कव्वाली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को भारत में गज़ल एवं कव्वाली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को भारत में तबला एवं सितार का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को भारत में तबला एवं सितार का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को भारत में खड़ी अवधी हिंदी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को भारत में खड़ी अवधी हिंदी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा, मिफ्ता उल फतूह, किरण उस सादेन।
सादे नूर सिपीह और खजाइनुल फतूह ये सभी फारसी भाषा की पुस्तक है। अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा, मिफ्ता उल फतूह, किरण उस सादेन, नू सिपीर और खजाइनुल फतूह ये सभी फारसी भाषा की पुस्तक है। अमीर खुसरो की समाधि दिल्ली में है। अमीर खुसरो की समाधि दिल्ली में है। अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 में जलोधर कुष्ठ रोग के कारण हुआ। अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 में जलोधर कुष्ठ रोग के कारण हुआ। अलाउद्दीन की समाधि दिल्ली में है। अलाउद्दीन की समाधि दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद खिलजी वंश का अंतिम राजा मुबारक शाह खिलजी बनाए। ये एके का पुत्र था। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद खिलजी वंश का अंतिम राजा मुबारक शाह खिलजी बना। ये एके का पुत्र था। मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल 1316 से लेकर 1320 तक रहा। मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल 1316 से लेकर 1320 तक रहा। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा की उपाधि से सम्मानित करने वाला दिल्ली का पहला राजा बना। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा की उपाधि से सम्मानित करने वाला दिल्ली का पहला राजा बना। मुबारक शाह खिलजी ने जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार यह अत्यंत भोगविलासी राजा था। मुबारक शाह खिलजी जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार यह अत्यंत भोगविलासी राजा था। मुबारक शाह खिलजी को पुरुषों का संगीत एवं नग्न स्त्रियां बेहद पसंद थी। अब मुबारक शाह खिलजी को पुरुषों का संगीत एवं नग्न स्त्रियां बेहद पसंद थी। मुबारक शाह खिलजी राज दरबार में नंगा होकर दौड़ने लगता था। इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर इसका सेनापति खुसरो मलिक ने इसकी हत्या 1320 में किया। मुबारक शाह खिलजी राज दरबार में नंगा होकर दौड़ने लगता था। इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर इसका सेनापति खुसरो मलिक ने इसकी हत्या 1320 में किया। मुबारक शाह खिलजी का मतभेद सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से चलता था। मुबारक शाह ने दिल्ली में घोषणा किया कि जो व्यक्ति औलिया का सर मुझे काट कर देगा मैं उससे 4 लाख टका का पुरस्कार दूंगा। मुबारक शाह खिलजी का मतभेद सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से चलता था। मुबारक शाह ने दिल्ली में घोषणा किया कि जो व्यक्ति औलिया का सर मुझे काट कर देगा मैं उसे 4 लाख टका का पुरस्कार दूंगा। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 तक 94 साल रहा। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा, लगभग 94 साल। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा, लगभग 94 साल। तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक लंबा शासनकाल रहा। तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक लंबा शासनकाल रहा। तुगलक वंश के प्रमुख राजा। तुगलक वंश के प्रमुख राजा गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अबू बकर, नासिरुद्दीन महमूद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ये सब तुगलक वंश के राजा हैं। तुगलक वंश के प्रमुख राजा है गयासुद्दीन तुगलक जो 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक राजा रहा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक राजा रहा। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक राजा रहा। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से लेकर 1389 ईस्वी तक राजा रहा। अबू बकर 1389 से 1390 ईस्वी तक राजा रहा। नासिरुद्दीन महमूद शाह 1390 से लेकर 1394 ईस्वी तक राजा रहा। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 ईस्वी तक ही राजा रहा। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक 1394 से लेकर 1414 ईस्वी तक राजा रहा। गयासुद्दीन तुगलक को जीटी कहते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से लेकर 1325 तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से लेकर 1325 तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक निवासी थे तुर्के के मेनिस्तान, ये कोरोना वंश से संबंधित है। गयासुद्दीन तुगलक निवासी थे तुर्के मेनिस्तान, ये कोरोना वंश से संबंधित है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश के संस्थापक थे। गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक थे। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। दिल्ली का राजा बनते समय गाजी की उपाधि ग्रहण किया। गाजी का अर्थ है गैर मुसलमानों की हत्या करने वाला। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का राजा बनते समय गाजी की उपाधि ग्रहण किया। गयासुद्दीन तुगलक गाजी का अर्थ है गैर मुसलमानों की हत्या करने वाला। गयासुद्दीन तुगलक ने जलालुद्दीन खिलजी के अंगरक्षक के रूप में कार्य किया है। गयासुद्दीन तुगलक ने जलालुद्दीन खिलजी के अंगरक्षक के रूप में कार्य किया है। गयासुद्दीन तुगलक को समर्पित पुस्तक है तुगलकनामा। गयासुद्दीन तुगलक को समर्पित पुस्तक है तुगलकनामा। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो है। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो है।
गयासुद्दीन तुगलक जीटी के सुधार निम्न है। गयासुद्दीन तुगलक जीटी के सुधार निम्न है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाए गए घोड़ा दागने की प्रथा एवं सैनिकों की हुलिया बदलने की प्रथा चलने दिया जीटी ने। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाए गए घोड़ा दागने की प्रथा एवं सैनिकों की हुलिया बदलने की प्रथा चलने दिया गयासुद्दीन तुगलक ने। सैनिकों को वेतन के रजिस्टर को जांच करने का पहला प्रयास किया गयासुद्दीन तुगलक ने। सैनिकों के वेतन के रजिस्टर को जांच करने का पहला प्रयास किया गयासुद्दीन तुगलक ने। सैनिकों के वेतन के रजिस्टर का जांच करने का पहला प्रयास किया गयासुद्दीन तुगलक ने। जीटी ने न ही कठोर नीति अपनाया न ही बहुत ज़्यादा उदार स्वभाव दिखाया, अर्थात मध्यवर्ती नीति का पालन किया जीटी ने न ही कठोर नीति अपनाया एवं न ही बहुत ज़्यादा उदार स्वभाव दिखाया, अर्थात मध्यवर्ती नीति का पालन किया गयासुद्दीन तुगलक ने। मध्यवर्ती नीति को रस्म-ए-मियाना कहा जियाउद्दीन बर्नी ने। मध्यवर्ती नीति को रस्म-ए-मियाना कहा जियाउद्दीन बर्नी ने। गयासुद्दीन तुगलक ने राजस्व का दर जनता से निर्धारित किया, न ही 1/10 से कम और न ही 1/11 से ज़्यादा। गयासुद्दीन तुगलक ने राजस्व का दर जनता से निर्धारित किया, न ही 1/10 से कम और न ही 1/11 से ज़्यादा। भारत में सबसे पहले यातायात एवं डाक व्यवस्था को प्रारंभ किया जीटी ने। यातायात एवं डाक अधीन होता है वरीद-ए-मुमालिक के। भारत के सबसे पहले यातायात एवं डाक व्यवस्था का प्रारंभ किया जीटी ने। यातायात एवं डाक अधीन होता था वरीद-ए-मुमालिक के। यातायात एवं डाक अधीन होता था वरीद-ए-मुमालिक के। भारत के अंदर यातायात व्यवस्था एवं डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन इब्न बतूता ने किया। इब्न बतूता मोरक्को के निवासी था। भारत के अंदर यातायात व्यवस्था एवं डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया इब्न बतूता ने किया। इब्न बतूता मोरक्को के निवासी था। जीटी के द्वारा दिल्ली में तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया। जीटी के द्वारा दिल्ली में तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया। गयासुद्दीन तुगलक जीटी ने तुगलकाबाद में किला दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे उजरा हुआ किला के नाम से जानते हैं। ये किला मिस्र के पिरामिड के समान झुका हुआ है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में किला दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे उजरा हुआ किला के नाम से जानते हैं। ये किला मिस्र के पिरामिड के समान झुका हुआ है। जीटी द्वारा भारत में सिंचाई हेतु नहर, कुआं, तालाब का निर्माण करवाया गया। जीटी द्वारा भारत में सिंचाई हेतु नहर, कुआं और एवं तालाब का निर्माण करवाया गया। गयासुद्दीन तुगलक जीटी के प्रमुख अभियान। जीटी का पहला अभियान 1321 में तेलंगाना अभियान किया। तेलंगाना की राजधानी वारंगल था एवं तेलंगाना का राजा प्रताप रुद्रदेव काकतीय वंश से आते थे। तेलंगाना अभियान का नेतृत्व जूना खान ने किया, जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और ये जूना खान जीटी के पुत्र थे। जूना खान ने प्रताप रुद्रदेव को हराकर तेलंगाना को दिल्ली में विलय किया और तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा। जीटी ने दक्षिण भारत का पहला राज्य तेलंगाना था, जिसे दिल्ली में विलय किया गया। गयासुद्दीन तुगलक का पहला अभियान 1321 में तेलंगाना अभियान किया। तेलंगाना की राजधानी वारंगल था एवं तेलंगाना का राजा प्रताप रुद्रदेव काकतीय वंश से आते थे। तेलंगाना अभियान का नेतृत्व जूना खान ने किया, जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और ये जूना खान जीटी के पुत्र थे। जूना खान ने प्रताप रुद्रदेव को हराकर तेलंगाना को दिल्ली में विलय किया और तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा। जीटी ने दक्षिण भारत का पहला राज्य तेलंगाना था, जिसे दिल्ली में विलय किया गया। जीटी के द्वारा 1324 में जाजनगर उड़ीसा का अभियान किया गया। जाजनगर का राजा भानुदेव द्वितीय बघेला वंश या राजपूत वंश के थे। इस अभियान का नेतृत्व जूना खान ने किया। जूना खान ने भानुदेव द्वितीय को हराया एवं जाजनगर का विलय दिल्ली में किया। जीटी के द्वारा 1324 में जाजनगर उड़ीसा का अभियान किया गया। जाजनगर का राजा भानुदेव द्वितीय बघेला वंश या राजपूत वंश के थे। इस अभियान का नेतृत्व जूना खान ने किया। जूना खान ने भानुदेव द्वितीय को हराया एवं जाजनगर का विलय दिल्ली में किया।
जीटी ने 1325 में स्वयं तिरहुत पर अभियान किया। बंगाल की राजधानी तिरहुत था। तिरहुत अभियान पूरा नहीं हो पाया। मौसम विपरीत होने के कारण वापस लौटना पड़ा जीटी को। जीटी ने 1325 में स्वयं तिरहुत पर अभियान किया। बंगाल की राजधानी तिरहुत था। तिरहुत अभियान पूरा नहीं हो पाया। मौसम विपरीत होने के कारण वापस लौटना पड़ा। तिरहुत अभियान के दौरान दिल्ली लौट रहे थे जीटी तभी दिल्ली से 6 किलोमीटर पहले एक जगह अफगानपुर था। अफगानपुर में ही लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हो गया जीटी का। लकड़ी का घर का निर्माण जूना खान ने किया था। जूना खान ने खंभों को मजबूती से नहीं गाड़ा था षड्यंत्र के तहत ताकि जीटी की मृत्यु हो सके। लकड़ी के घर का वास्तुकार अहमद नयाज था। तिरहुत अभियान के दौरान दिल्ली लौट रहे थे जीटी। दिल्ली से 6 किलोमीटर पहले एक जगह अफगानपुर था। अफगानपुर में ही लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हो गया जीटी का। लकड़ी का घर का निर्माण जूना खान ने बनवाया था। जूना खान ने खंभों को मजबूती से नहीं गाड़ा था षड्यंत्र के तहत ताकि जीटी की मृत्यु हो सके। लकड़ी के घर का वास्तुकार अहमद नयाज था। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का कथन है कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है। ये बोला गया सुदीन तुगलक जीटी के लिए। निजामुद्दीन औलिया को मुबारक शाह खिलजी ने 1 लाख टका राशि दिया पुरस्कार के तौर पर। जीटी ने निजामुद्दीन औलिया के पास पत्र में लिखा कि मुबारक शाह के द्वारा किया गया पैसा लौटा दो। तो औलिया ने कहा कि पैसा खर्च हो चुका है। तो जीटी ने कहा कि मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ दो, नहीं तो आपकी हत्या कर दूंगा। इसी पर औलिया ने कहा कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, जीटी के लिए कहा। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का कथन है हुनूज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है। ये बोला गया सुदीन तुगलक जीटी के लिए। निजामुद्दीन औलिया को मुबारक शाह खिलजी ने 1 लाख टका राशि देकर पुरस्कार के तौर पर। जीटी ने निजामुद्दीन औलिया के पास पत्र में लिखा कि मुबारक शाह के द्वारा दिया गया पैसा लौटा दो। तो औलिया ने कहा कि पैसा खर्च हो चुका है। तो जीटी ने कहा कि मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ दो, नहीं तो आपकी हत्या कर दूंगा। इसी पर औलिया ने कहा कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, जीटी के लिए कहा। मुहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर 1391 ईस्वी तक रहा। मुहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शिक्षित राजा था मुहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शिक्षित राजा था मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम मलिक फखरुद्दीन और जूना खान था। मुहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम मलिक फखरुद्दीन और जूना खान था। मुहम्मद बिन तुगलक उपाधियाँ है उलूग खां और अमीर उल मोमिनीन का। मुहम्मद बिन तुगलक का उपाधि है उलूग खां और अमीर उल मोमिनीन का। मुहम्मद बिन तुगलक को सिक्कों पर जिलाह कहा गया है। मुहम्मद बिन तुगलक को सिक्कों पर जिलाह कहा गया है। मुहम्मद बिन तुगलक के गुरु का नाम शेख अलाउद्दीन था। ये सूफी संत थे। मुहम्मद बिन तुगलक के गुरु का नाम शेख अलाउद्दीन थे, जो सूफी संत थे। मुहम्मद बिन तुगलक के इतिहास का वर्णन तारीख ए फिरोज शाही और रेहला में मिलता है। मुहम्मद बिन तुगलक के इतिहास का वर्णन तारीख ए फिरोज शाही और रेहला में मिलता है। तारीख ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी भाषा में किया। तारीख ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी भाषा में किया। रेहला की रचना इब्न बतूता ने अरबी भाषा में किया। रेहला की रचना इब्न बतूता ने अरबी भाषा में किया। रेहला की रचना इब्न बतूता ने अरबी भाषा में किया। मुहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमसन ने प्रिंस ऑफ मनियर्स या पैसों वाला राजकुमार कहा। मुहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमसन ने प्रिंस ऑफ मनियर्स या पैसों वाला राजकुमार कहा। मुहम्मद बिन तुगलक को एलिफिस्टन ने आधा पागल की संज्ञा दिया। मुहम्मद बिन तुगलक को एलिफिस्टन ने आधा पागल की संज्ञा दिया।
मोहम्मद बिन तुगलक को स्मिथ ने पूरा पागल की संज्ञा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक को स्मिथ ने पूरा पागल की संज्ञा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक को ईश्वरी प्रसाद ने विरोधाभासों का मिश्रण की संज्ञा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक को ईश्वरी प्रसाद ने विरोधाभासों का मिश्रण की संज्ञा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक का कुल 22 भाषाओं और गणित एवं दर्शन शास्त्र का प्रकांड जानकार थे। मोहम्मद बिन तुगलक के कुल 22 भाषाओं और गणित एवं दर्शन शास्त्र का प्रकांड जानकार थे। मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला राजा जिसने गैर तुर्क और भारतीय मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला राजा जिसने गैर तुर्क और भारतीय मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327 में किया। पहले 10% टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब टैक्स 20% लिया जाने लगा। गंगा एवं यमुना के सम्मिलित क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते हैं। यहाँ साल भर बाढ़ एवं सूखा की संभावना रहती है। पहले साल जनता से टैक्स मांगने गए तो भयंकर बाढ़ आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने दोआब के किसानों को तकावी सौंधव ऋण दिया। अगले साल टैक्स देना था, तो अगले साल दोआब में सूखा पड़ा। किस्मत साथ नहीं दे रहा था एमबीटी को। कर बढ़ाने का उद्देश्य था राजस्व में वृद्धि करना, जो कि असफल योजना था। दोआब क्षेत्रों में कर वृद्धि 1326 से 1327 में किया। पहले 10% टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब टैक्स 20% लिया जाने लगा। गंगा एवं यमुना के सम्मिलित क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते हैं। यहाँ साल भर बाढ़ एवं सूखा की संभावना रहती है। पहले साल जनता से टैक्स मांगने गए तो भयंकर बाढ़ आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात एमबीटी ने दोआब के किसानों को टकावी सौंधव ऋण दिया। अगले साल टैक्स देना था, तो अगले साल दोआब में सूखा पड़ा। किस्मत साथ नहीं दे रहा था एमबीटी को। कर बढ़ाने की उद्देश्य था राजस्व में वृद्धि करना, असफल योजना था। राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 में किया एमबीटी ने। राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य था दिल्ली पर लगातार हो रहे मंगोल आक्रमण से बचना था। दिल्ली से हटाकर देवगिरी महाराष्ट्र ले गया। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। दिल्ली से देवगिरी की दूरी 1500 किलोमीटर है। फिर किस्मत साथ नहीं दिया और सभी जनता को जलवायु सूट नहीं करने के कारण भिन्न भिन्न बीमारियां होने लगी, जिसमें 1335 में वापस जनता सहित दिल्ली आया। ये भी असफल योजना थी। राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 में किया एमबीटी ने। राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य था दिल्ली पर लगातार हो रहे मंगोल हमला से बचना था। दिल्ली से हटाकर देवगिरी महाराष्ट्र ले गया। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा एमबीटी ने। दिल्ली से देवगिरी की दूरी 1500 किलोमीटर है। फिर किस्मत साथ नहीं दिया और सभी जनता को जलवायु सूट नहीं करने के कारण भिन्न भिन्न बीमारियां होने लगी, जिससे 1335 में वापस जनता सहित दिल्ली आया। ये भी असफल योजना था एमबीटी का। एमबीटी ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 में किया। इसका उद्देश्य रॉयल्टी कमीशन प्राप्त करना था। सांकेतिक मुद्रा का प्रेरणा मिला ईरान के शासक गयकातु खास से, पर यह भी असफल रहा। और दूसरा प्रेरणा चीन के शासक कुबलाई खान से पर यह सफल रहा। एमबीटी कुबलाई खान से प्रभावित हुआ। एमबीटी के समय चांदी का अभाव पूरे विश्व में था। चांदी को रिजर्व करके रखना चाह रहा था एमबीटी ने चांदी की जगह टीन एवं तांबा मिलाकर उस पर चांदी का लेप चढ़ाकर कांस्य मुद्रा का निर्माण किया और एमबीटी अपना नाम नहीं लिखवाया था और दिल्ली के बाज़ारों में लॉन्च किया कांस्य मुद्रा को। गिरसम लोग कहता है कि बुरी आदत अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है।
एमबीटी ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 में किया। इसका उद्देश्य कमीशन प्राप्त करना था। सांकेतिक मुद्रा का प्रेरणा मिला ईरान के शासक गए कातू खां से, पर यह भी असफल रहा, और दूसरा प्रेरणा चीन के शासक कुबलई खां से पर यह सफल रहा। एमबीटी कुबलई खां से प्रभावित हुआ। एमबीटी के समय चांदी का अभाव पूरे विश्व में था। चांदी को रिजर्व करके रखना चाह रहा था एमबीटी ने चांदी की जगह टीन एवं तांबा मिलाकर उस पर चांदी का लेप चढ़ाकर कांस्य मुद्रा का निर्माण किया, और एमबीटी अपना नाम नहीं लिखवाया था और दिल्ली के बाज़ारों में लॉन्च किया कांस्य मुद्रा को। गिरसम लॉ कहता है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। गिरसम लॉ कहता है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। एमबीटी ने खुरासान विजय अभियान 1329 से 1330 में किया। खुरासान मध्य एशिया के तिब्बत एवं अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। खुरासान में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और अराजकता का माहौल बना था। एमबीटी इसका लाभ उठाना चाहता था। खुरासान का राजा अबू सैद था। अबू सैद के भाई युद्ध कर रहा था राजा बनने के लिए। एमबीटी ने खुरासान पर हमला करने हेतु 3,17,000 सैनिक भर्ती किया। प्रत्येक सैनिकों को 1 लाख रुपए अग्रिम भुगतान किया। तब तक पता चला कि गृह युद्ध शांत हो गया और वहाँ नया राजा बन गया है। एमबीटी ने कहा अग्रिम पैसा वापस करो सैनिकों, यह भी असफल रहा। एमबीटी ने खुरासान विजय अभियान 1329 से 1330 में किया। खुरासान मध्य एशिया के तिब्बत एवं अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। खुरासान में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और अराजकता का माहौल बना था। एमबीटी इसका लाभ उठाना चाहता था। खुरासान का राजा अबू सैद था। अबू सैद के भाई युद्ध कर रहा था राजा बनने के लिए। एमबीटी ने खुरासान पर हमला करने हेतु 3,17,000 सैनिकों को भर्ती किया। प्रत्येक सैनिकों को 1 लाख रुपए अग्रिम भुगतान किया। तब तक पता चला कि गृह युद्ध शांत हो गया है, वहाँ का नया राजा बन गया है। एमबीटी ने कहा कि अग्रिम पैसा वापस करो सैनिकों, यह भी असफल रहा। कराचील अभियान 1337 में किया। एमबीटी ने कराचील अभियान का उद्देश्य था इस्लाम का विस्तार करना, अर्थात कराचील हिमाचल प्रदेश में स्थित सभी बौद्ध मठों एवं बौद्ध विहारों को तोड़कर उसके जगह पर मस्जिद बनवाना था। ऐसा ही किया। सभी बौद्ध मठ एवं बौद्ध विहार तोड़वा डाला एवं उसके जगह पर मस्जिद बनवाया। विश्व में चीन, इंडोनेशिया, तिब्बत बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ पर बौद्ध धर्मगुरु बैठते थे और ये नाराज हुए। चीन का राजा, तिब्बत का राजा और इंडोनेशिया का राजा ने मिलकर एमबीटी को मारने की धमकी दी, तो पुनः तोड़े गए बौद्ध मठों को बनवाया एमबीटी ने। कराचील अभियान 1337 में किया। एमबीटी ने कराचील अभियान का उद्देश्य था इस्लाम का विस्तार करना, अर्थात कराचील हिमाचल प्रदेश में स्थित सभी बौद्ध मठों एवं बौद्ध विहारों को तोड़कर उसके जगह पर मस्जिद बनवाया था। ऐसा ही किया। सभी बौद्ध मठ एवं बौद्ध विहार तोड़वा डाला एवं उसके जगह पर मस्जिद बनवाया एमबीटी ने। विश्व में चीन, इंडोनेशिया, तिब्बत बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ पर बौद्ध धर्मगुरु बैठते थे और ये नाराज हुए। चीन का राजा, तिब्बत का राजा और इंडोनेशिया के राजा ने मिलकर एमबीटी को मारने की धमकी दी, तो पुनः तोड़े गए बौद्ध मठों को बनवाया एमबीटी ने। मुहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के शासनकाल में इब्न बतूता आया। 1333 में मोरक्को देश उत्तरी अफ्रीका से आया। 1343 में एमबीटी ने दिल्ली का काजी बनाया। 1345 में अपना राजदूत बनाकर इब्न बतूता को चीन भेजा। 1347 में इब्न बतूता की मृत्यु चीन में हो गया। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला अरबी भाषा में लिखा है। यातायात एवं डाक व्यवस्था का वर्णन रेहला में है। मुहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के शासनकाल में इब्न बतूता आया। भारत 1333 में। मोरक्को देश उत्तरी अफ्रीका से आया। 1343 में एमबीटी ने दिल्ली का काजी बनाया। 1345 में अपना राजदूत बनाकर इब्न बतूता को चीन भेजा एमबीटी ने। 1347 में इब्न बतूता की मृत्यु चीन में हो गया। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला अरबी भाषा में लिखा है। यातायात एवं डाक व्यवस्था का वर्णन रेहला में है।
मुहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में 2 जैन विद्वानों राजशेखर और जिन प्रभा सूरी को अपने दरबार में संरक्षण दिया। मुहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में 2 जैन विद्वानों राजशेखर और जिन प्रभा सूरी को अपने दरबार में संरक्षण दिया। एमबीटी ने खलीफा की उपाधि लिया था अल-हकीम द्वितीय से 1344 में। एमबीटी ने खलीफा की उपाधि लिया था अल-हकीम द्वितीय से 1344 में। नायाब बारबक का पद का अर्थ है दरबार की शानो शौकत बढ़ाने वाला होता है। यह पद मालिक फिरोज को दिया एमबीटी ने। नायाब बारबक का पद का अर्थ है दरबार का शानो शौकत बढ़ाने वाला होता है। यह पद मलिक फिरोज को दिया एमबीटी ने। सदर ए जहाँ का पद धार्मिक न्याय करने वाला, यह पद दिया कमालुद्दीन को एमबीटी ने। सदर ए जहाँ का पद धार्मिक न्याय करने वाला होता है, यह पद दिया कमालुद्दीन को एमबीटी ने। दीवान ए मुस्तक राज का पद राजस्व वसूलने वाला, यह पद दिया शिहाबुद्दीन को एमबीटी ने। दीवान ए मुस्तक राज का पद राजस्व वसूलने वाला, यह पद दिया शिहाबुद्दीन को एमबीटी ने। मुहम्मद बिन तुगलक पहला मुस्लिम शासक था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। मुहम्मद बिन तुगलक पहला मुस्लिम शासक था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। मुहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला मुस्लिम राजा था जिसने हिंदू त्योहारों होली, दशहरा, दिवाली, भैया दूज, रक्षाबंधन को मनाया। मुहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला मुस्लिम राजा था जिसने हिंदू त्यौहार होली, दशहरा, दिवाली, भैया दूज, रक्षाबंधन को मनाया। एमबीटी दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था जिसने सभी धर्म के साधुओं के लिए धर्मशाला का निर्माण करवाया। मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था जिसने सभी धर्म के साधुओं के लिए धर्मशाला का निर्माण करवाया। एमबीटी दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसने गायों के लिए गौशाला बनवाया। मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसने गायों के लिए गौशाला बनवाया। सूफी संतों मोइनुद्दीन चिश्ती और सलार मसूद गाजी के दरबार पर जाने वाला दिल्ली का पहला राजा एमबीटी था और एमबीटी सूफीवाद में भरोसा नहीं था। एमबीटी को सूफीवाद में भरोसा नहीं था। सूफी संतों मोइनुद्दीन चिश्ती और सलार मसूद गाजी के दरबार में जाने वाला दिल्ली का पहला राजा एमबीटी था और एमबीटी को सूफीवाद में भरोसा नहीं था। एमबीटी के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में विजयनगर 1336 में और बहमनी साम्राज्य 1347 में उदय हुआ। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में विजयनगर 1336 में और बहमनी साम्राज्य 1347 में का उदय हुआ। इस प्रकार से मध्यकालीन भारत का छठा वीडियो ख़त्म हो गया, जिसमें हम लेक्चर नंबर 16 से लेकर 18 तक के तथ्यों को देखे हैं और ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, फिर अगला वीडियो लेके आते हैं मध्यकालीन भारत का ही, वो 7वां वीडियो होगा। ठीक है, उसमें हम लेक्चर 19 से लेकर 21 तक के तथ्यों को देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।